जिसने देश को हिलाकर रख दिया। कहानी शुरू होती है एक रात से, एक ऐसी रात जो भारतीय राजनीति के इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज हो गई। दिल्ली की मुख्यमंत्री आवास का दरवाजा खुलता है। अंदर प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी के 12 अधिकारी, बाहर रैपिड एक्शन फोर्स की तैनाती। माहौल में एक अजीब सा तनाव है और कुछ ही घंटों में वो होता है जो आज से पहले कभी नहीं हुआ था। भारत के इतिहास में पहली बार एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया जाता है। और उन पर इल्जाम क्या था कि वो एक बहुत बड़े शराब घोटाले के किंगपिन हैं। एक ऐसा घोटाला जिसमें करोड़ों के भ्रष्टाचार की बातें कही गईं। जांच एजेंसियों ने एक कहानी बताई, मीडिया ने उसे आगे बढ़ाया, लेकिन जब 2 साल बाद अदालत का फैसला आया तो पूरी की पूरी कहानी ही पलट गई। और ये हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर खड़ा करता है, क्या ये वाकई एक घोटाला था या फिर एक सोची समझी साजिश? तो चलिए आज इसी गुत्थी को सुलझाते हैं। हम समझेंगे कि कैसे एक कामयाब पॉलिसी एक पूरी सरकार के गिरने की वजह बन गई और आखिर में अदालत ने इस पर क्या कहा। देखिए, इस केस को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाकर इसके पॉलिटिकल बैकग्राउंड को समझना होगा, जिसकी शुरुआत होती है आम आदमी पार्टी के उभार से। 2020 में दिल्ली में एक तरफा जीत, फिर 2022 में पंजाब में रिकॉर्ड तोड़ बहुमत। ये जीतें सत्ता के गलियारों के लिए किसी खतरे की घंटी से कम नहीं थी। और जब आम आदमी पार्टी ने गुजरात में यानी सत्ताधारी पार्टी के गढ़ में उन्हें सीधे चुनौती देने का ऐलान किया तो वो एक सीरियस नेशनल चैलेंजर के तौर पर देखे जाने लगे। और बस यहीं से पूरी कहानी का रुख बदलना शुरू हो गया। अब आते हैं उस पॉलिसी पर जो इस पूरे हंगामे की जड़ है और देखते हैं कि इसे एक घोटाले की तरह कैसे पेश किया गया। तो ये जो नई एक्साइज पॉलिसी 2021 में आई, उसका मकसद बहुत सीधा सा था, शराब की बिक्री को प्राइवेटाइज करना ताकि सरकार की कमाई बढ़ सके। मतलब पहले जहां सरकार खुद दुकानें चलाती थी, अब प्राइवेट कंपनियों को लाइसेंस दिए जाने थे। और कमाल की बात यह है कि ये पॉलिसी आर्थिक तौर पर जबरदस्त हिट रही। इसने सरकार के खजाने में टारगेट से 27% ज्यादा यानी करीब 9,800 करोड़ रुपए जोड़े। अब सोचिए, घोटाला तो तब होता है ना जब सरकारी खजाने को नुकसान हो, यहाँ तो उल्टा पैसा बढ़ रहा था। और बस यहीं पर कहानी में आता है एक बड़ा ट्विस्ट। इतनी कमाई के बावजूद दिल्ली के चीफ सेक्रेटरी एक रिपोर्ट पेश करते हैं जिसमें दावा किया जाता है कि इस पॉलिसी से 580 करोड़ का नुकसान हुआ और इसी रिपोर्ट को आधार बनाकर सीबीआई की जांच शुरू हो जाती है। इस रिपोर्ट के आते ही हाई प्रोफाइल गिरफ्तारियों का जो सिलसिला शुरू हुआ, उसने इस जांच की दिशा ही बदल दी। यहाँ पे पीएमएलए कानून को समझना बेहद जरूरी है। ये जांच एजेंसियों के लिए एक ब्रह्मास्त्र की तरह था। इस कानून में आप तब तक दोषी हैं जब तक आप खुद को बेगुनाह साबित न कर दें। और इसी वजह से इस केस में आरोपी महीनों बल्कि सालों तक बिना बेल के जेल में बंद रहे। अब इस पूरे केस की जो नींव थी वो कुछ खास गवाहों पर टिकी थी, जिन्हें हम कहते हैं अप्रूवर या सरकारी गवाह। ये वो लोग थे जो खुद आरोपी थे, लेकिन सजा से बचने के लिए अपने ही साथियों के खिलाफ गवाही देने को तैयार हो गए। तो सवाल ये है कि प्रोसिक्यूशन का स्टार विटनेस कौन था? और ये एक ऐसा पैटर्न है जिस पर बाद में अदालत ने भी गौर किया। इस केस के मुख्य सरकारी गवाह थे शरद चंद्र रेड्डी। उनकी गिरफ्तारी के ठीक बाद उनकी कंपनी ने सत्ताधारी पार्टी को 5 करोड़ का चंदा दिया और फिर उनके सरकारी गवाह बनने के बाद 25 करोड़ का और चंदा दिया गया। चलिए अब आते हैं केस के सबसे बड़े आरोप पर, मनी ट्रेल। एजेंसियों का दावा था कि घोटाले का पैसा दिल्ली से गोवा के चुनावों में इस्तेमाल हुआ। लेकिन सवाल ये था कि इस करोड़ों के लेन देन को साबित करने के लिए आखिर सबूत क्या पेश किए गए। सीबीआई ने जो सबूत अदालत में रखे, उस पर जज की जो टिप्पणी थी वो इस पूरे केस की हकीकत बयां कर देती है। जी हाँ, करोड़ों के मनी ट्रेल का सबसे बड़ा सबूत था सादे कागज के कुछ टुकड़ों पर पेंसिल से लिखे हुए नोट्स। जाहिर है अदालत ने ऐसे सबूतों को पूरी तरह से बेबुनियाद बताकर खारिज कर दिया। अदालत की जांच में कई और भी हैरान करने वाली बातें सामने आईं, जैसे जो कानूनी राय मनीष सिसोदिया को क्लीन चिट दे रही थीं, उन्हें सीबीआई ने 14,000 ईमेल्स के बीच कहीं छिपा दिया था। और तो और अरविंद केजरीवाल, जिन्हें किंगपिन कहा गया, उनका नाम पहली 3 चार्जशीट में था ही नहीं। उनका नाम आखिर में जोड़ा गया और ये भी साबित नहीं हो पाया कि वो कभी किसी आरोपी से मिले भी थे।
आखिर में कोर्ट ने ये भी पूछा कि अगर पॉलिसी में साजिश थी तो सिर्फ डिप्टी सीएम पर ही आरोप क्यों, जबकि फाइनल मंजूरी तो लेफ्टिनेंट गवर्नर ने दी थी। अब बात करते हैं अंजाम की और देखते हैं कि जो राजनीतिक नतीजा निकला और जो कानूनी फैसला आया उनमें जमीन आसमान का फर्क क्यों था। असलियत ये थी कि जब तक अदालत का फैसला आता तब तक जो राजनीतिक नुकसान होना था वो हो चुका था। अरविंद केजरीवाल को इस्तीफा देना पड़ा, दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार गिर चुकी थी और चुनाव भी हो चुके थे। और फिर आया निचली अदालत का वो ऐतिहासिक फैसला जो किसी धमाके से कम नहीं था। कोर्ट ने न सिर्फ सभी आरोपियों को बरी कर दिया बल्कि इस पूरे केस को एक कोरियोग्राफ्ड एक्सरसाइज यानी एक सुनियोजित अभ्यास करार दिया और जांच अधिकारी के खिलाफ ही जांच के आदेश दे दिए। ये पूरा मामला अपने पीछे एक बहुत बड़ा सवाल छोड़ जाता है कि एक लोकतंत्र में सेंट्रल एजेंसियों का रोल क्या होना चाहिए, और जब राजनीति और जांच एक हो जाएं, तो फिर इंसाफ का क्या होता है। इस पूरे विश्लेषण में हमारे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी जटिल मुद्दों की तह तक जाना बेहद जरूरी है। अगर आप चाहते हैं कि हम ऐसे ही और मुद्दों पर रोशनी डालते रहें, तो प्लीज़ लेटेस्ट अपडेट्स को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें।